फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अर्बन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। तो इस कड़ी में हमारा सबसे पहली जो क्रिया है वो है प्राथमिक क्रिया। ठीक है, इस वीडियो का एज ए कंसर्न यानी 12th की एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है ग्रेजुएशन की आर्थिक भूगोल के सेकंड चैप्टर से। तो चलिए इस हम 2-3 चैप्टर्स को एक ही वीडियो में करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे क्या आय अर्जित होती है उनको हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इन आर्थिक क्रियाओं में क्या कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले जो हमारी होती हैं, एक सेकंड, चलिए, इन आर्थिक क्रियाओं में सबसे पहले जो हमारे 4 वर्गों में वर्गीकृत की गई हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं और क्योंकि पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, खनिज व वनस्पति के उपयोग के विषय में बताती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना व वनों से लकड़ी काटना एवं कृषि से खनन संबंधित कार्य किए जाते हैं। अच्छा, मछली पकड़ने और कृषि करने का कार्य तटीय मैदानों के निवासी ही क्यों करते हैं? देखिए, क्योंकि जो मछली पकड़ने का जो कार्य है वो समुद्र से किया जाता है। ठीक है, और समुद्र में मछली पकड़ने की इसीलिए वो तटीय लोग ही उसका काम करते हैं। अच्छा, प्राथमिक क्रियाकलाप उनके कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण वे रेड कॉलर लेबर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमारे जो टॉपिक है वो है हमारा आखेट और भोजन संग्रह। आखेट हंटिंग और फूड गैदरिंग। ठीक है, भोजन संग्रह करना और आखेट करना। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम काल से लेकर मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। अच्छा, उसके जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। 2 कार्यों पर होता था। पहला है पशुओं का आखेट करके यानी पशुओं का शिकार करके। दूसरा है समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे, कंदमूल आदि को एकत्रित कर। अच्छा, आदिम काल से ही समाज में जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत और गर्म क्षेत्रों के लोग आखेट द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। तकनीकी युग के विकास के कारण मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकृत हो गया और तटवर्ती क्षेत्रों में आज भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण बहुत सी प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, प्राचीन काल से ही आखेटक पत्थर व लकड़ी से बने औजार या तीर का प्रयोग करते थे जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर ही क्यों प्रतिबंध लगाया गया? इसीलिए लगाया गया क्योंकि शिकार अंधाधुंध होने लगे और जिसकी वजह से बहुत सी प्रजातियां या तो नष्ट हो गई, मतलब या तो विलुप्त हो गई या फिर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। ठीक है, फिर बात आती है हमारे प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं। भोजन संग्रह प्राचीनतम क्रिया ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। इसे आदमिक यानी आदिमकालीन के ही लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र, शरण की पूर्ति के लिए पशुओं एवं वनस्पति का संग्रहण करते हैं। तो ये फोटो दिखा रखी है, मिजोरम में संतरे एकत्रित करती महिलाएं। या पिक्चर देख सकते हैं, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि ये एक फूड गैदरिंग का एग्जाम्पल है कि वो फूड गैदरिंग कैसे होती है। ठीक है, इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी, निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है।
इसमें भोजन अभी अधिशेष भी नहीं रहता, प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। ठीक, भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। पहला है उच्च अक्षांश, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली आते हैं। सेकंड है हमारा निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें हमारे कौन कौन से अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग आता है। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधे की पत्तियां, छाल, औषधीय पौधे सामान्यतः रूप से संशोधित कर मार्केट में बेचने का कार्य यानी बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। पौधों के विभिन्न भागों का प्रयोग ये उपयोग में लाते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का प्रयोग गुणेन, चमड़ा तैयार करना, कार्क के लिए पत्तियों का प्रयोग करना और पेय पदार्थ, दवाइयाँ जैसे कार्तिवार्धिक वर्धक के लिए रेशों को कपड़ा बनाने, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए पेड़ के तनों का लिए रबड़, बलाटा व गोंद राल प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम एक बार मैप देख लेते हैं, वर्ल्ड मैप। ये यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कनाडा, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर एक सेकंड में मार्कर के साथ आपको शो कराना चाहूँगा। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का कुछ हिस्सा, और फिर हम साइड में स्क्रॉल करेंगे, ये यूरेशिया का कुछ हिस्सा यानी यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला हिस्सा, और ये अफ्रीका का कुछ क्षेत्र। ठीक, फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर भी ये क्षेत्र जो कि भारत और लगभग नेपाल और ये जो आसपास के देश हैं, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास का क्षेत्र, ये आपको मैप में दिखाया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जल्दी जल्दी बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने किया आखेट और भोजन संग्रहण, फिर हम बात करते हैं पशुचारण के बारे में। पशुचारण यानी पशु शब्द से ही हमें पता चला है पशुओं को चराने का कार्य। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब यह महसूस किया कि केवल आखेट से ही हमारा जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय की वृद्धि के साथ साथ यानी समय के बदलाव के साथ साथ ही क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि जो जीव जंतु थे उनकी संख्या कम थी। तब मानव ने पशुचारण के व्यवसाय को छोड़कर व्यवसाय के विषय के बारे में सोचा। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने पशुओं का चयन कर उन्हें पालतू बनाया। भौगोलिक कारक व तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन और व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। फिर आती है हमारी बारी, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चलवासी पशुचारण। ठीक है, चलवासी पशुचारण प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय रहा है। एक सेकंड, जिसमें पशुचारक भोजन, वस्त्र, शरण और औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। वे अपने पालतू पशु के साथ साथ पानी व चारागाह की व्यवस्था एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते थे, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण करते थे, त्वरित होते थे। ठीक है, इन पशुचारण अपने एक सेकंड चलिए, ठीक है, होते थे, और इन वर्गों में निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि हमारे पास गुज्जर बकरवाल में उन्होंने अपने क्षेत्रों को बांटा हुआ था कि इस क्षेत्र के बाद हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड, नीचे से ही हमें थोड़ा सा स्टडी करना। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, गाय बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी व ऊंट मुख्यतः माने जाते हैं। चलिए
तिब्बत व एंडीज के पर्वतीय क्षेत्रों में याक, लामा एवं आर्कटिक व उपध्रुवीय क्षेत्रों में रेडियर कुत्ते की प्रजाति है उसको पाला जाता है। फिर बात आती है हमारे चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है वो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट पर अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र यूरोप एवं एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में फैला हुआ है। और जो तीसरा जो हमारा क्षेत्र है वो है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर स्थित है। 5.4 चित्र में हम इसको देखेंगे। 5.3 है, ठीक है। नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में ये मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाह की तरफ, शीत में यानी सर्दियों में ये क्या मैदानी भागों की ओर क्या प्रवास करते हैं। ठीक है, इनकी गतिविधियों को ऋतु प्रवास कहा जाता है। देखिए, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी व भूटिया लोगों का समूह ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से पर्वतीय भागों की तरफ चले जाते हैं। वे शीतकाल में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की तरफ आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर व शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुओं के साथ प्रवास करते हैं। अच्छा, चलवासी पशुओं की संख्या अब लगातार घट रही है। वह इनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले क्षेत्र में भी कमी आ रही है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले राजनीतिक सीमाओं का क्या हुआ, एक सेकेंड, स्पेस की कमी की वजह से ये जो हमारा माउस कर्सर है वो स्क्रॉल डाउन हो गया था। हाँ जी, तो घट रही है। क्यों घट रही है? सबसे पहले हमारा पॉइंट है वो क्यों घटी है, क्योंकि राजनीतिक सीमाओं का क्या अधिरोपण हो चुका है। यानी पॉलिटिकल जो बॉर्डर्स होते हैं उनका अधिरोपण यानी इन पर ज़बरदस्ती थोपा गया है। कई देशों में द्वारा नई बस्ती योजनाओं का बनाना। ठीक है, फिर बात आती है हमारे वाणिज्य पशुचारण। चलिए, वाणिज्य यानी जो व्यापारिक रूप से पशुचारण किया जाता है। चलवासी पशु की अपेक्षा वाणिज्य पशुपालन अधिक व्यवस्थित व पूंजी प्रधान होता है। देखिए, चलवासी में कोई पूंजी अर्जित नहीं होती, लेकिन वाणिज्य पशुपालन में क्या होती है, हमें पैसे तो मिलते ही हैं, लेकिन वो बड़े वाइड स्तर पर होता है। यह फार्म विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में छोटी छोटी इकाइयों को विभाजित किया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग किया जाता है। ठीक है, अब चराई के कारण एक छोटे से क्षेत्र में घास खत्म हो जाती है। ठीक, जिससे ये क्या होता है कि जो हमारे घास होती है, घास के मैदान होते हैं, उनको व्यवस्थित करने में एक पूरी मदद मिलती है। चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये 5 पॉइंट मिरर चित्र जो आपको दिखाया गया था, ये यहाँ पे एक चित्र है वाणिज्य पशुचारण का। पिक्चर थोड़ी साफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश हो रही। ये एक बड़ा सा बाड़ा दिखाया गया है जिसमें पशुओं को खुले रूप से छोड़ा गया है। ठीक है, चलिए, विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना व संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुचारण किया जाता है। अब बारी आती है हमारी कृषि की, यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कौन नहीं जानता आज के समय में। एग्रीकल्चर क्या है, हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, यह भी प्राथमिक क्रिया में आती है। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही परफेक्ट पॉइंट है। इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि की विभिन्न प्रकारों का फसल को बोया जाना पशुपालन व विभिन्न विधियों पर आधारित होता है, जिसकी कुछ मुख्य प्रणालियां इस प्रकार है। सबसे पहले आती है हमारी निर्वाह कृषि, जो कि निर्वाह के लिए की जाती है। फिर है आदिकालीन निर्वाह कृषि, यह जो आदिकालीन समय में यह कृषि की जाती थी।
ठीक है। इसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह की जाती थी, जहां पर आदिम जाति के लोग वहां पर क्या कृषि करते थे, जो केवल निर्वाह के लिए थी, ना कि वाणिज्य तौर पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यह लोग कृषि करते हैं, इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग व दक्षिण पूर्वी एशिया है। पिक्चर नंबर 5.7, नीचे की तरफ 5.8 है। अच्छा, ये देखिए यहां पर आदिकालीन कृषि के लिए क्षेत्र दिखाए गए हैं। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, और यहां पर अफ्रीका का मेजर पार्ट, और फिर हम स्क्रॉल स्लाइड करें तो ये यहां पर कुछ हिस्सा ये दिखाया गया है प्रशांत महासागर का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। इन क्षेत्रों की वनस्पतियों को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख को उर्वरक के रूप का कार्य करती है। इस प्रकार इसमें बोए जाने वाले जो खेत होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि यह निर्वाह कृषि है, ना कि वाणिज्यिक। ठीक है, फिर आती है हमारी गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में मानसून क्षेत्र में, जो मानसून का जो एशिया है, बसे देशों में की जाती है गहन निर्वाहन कृषि। एक होती है चावल प्रधान गहन कृषि। इसमें मुख्यतः रूप से चावल की खेती होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में खेतों का आकार छोटा होता है और कृषि कार्य का कृषक का संपूर्ण परिवार उसमें लगा रहता है। फिर दूसरा जो हमारा पार्ट आता है वो आता है हमारा चावल रहित गहन कृषि। मानसून एशिया में अनेक भागों में उच्चावच यानी लैंडफॉर्म्स और क्लाइमेट, सोइल एंड अदर भौगोलिक क्रियाओं की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना संभव नहीं है। उत्तरी चीन की मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरपम बोया जाता है। भारत के सिंध गंगा मैदान क्षेत्र में गेहूं व दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार व बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। ये एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं। धान की जो पनीरी होती है, यानी धान की जो हरियाणवी भाषा में कहें प्योद होती है, उसको इस प्रकार से खेत में लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे रोपण कृषि। रोपण कृषि का एक उदाहरण है ये धान रोपण। ठीक है, अब बारी आती है हमारी विस्तृत एवं वाणिज्य कृषि। पिक्चर से ही हमें क्लियर हो रहा है। एक सेकंड। मध्याक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क क्षेत्रों प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ की मुख्यतः फसल क्या है? हमारी गेहूं है। ठीक है, यद्यपि यहाँ पर अन्य फसलें मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। इस कृषि में कृषि का जो खेत होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और फसल काटने के लिए सभी प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये गेहूं प्रधान प्रदेश दिखाए गए हैं। मिश्रित कृषि, इसमें मिश्रित फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, फिर बात आती है डेयरी कृषि। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण एवं सर्वाधिक उन्नत दक्ष प्रकार है। दक्ष यानी एक सुपरलेटिव डिग्री है दक्ष। इसमें आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम सेकेंडरी एक्टिविटीज और थर्ड और फोर्थ एक्टिविटीज सेकंड पार्ट में हम करना सुनिश्चित करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए अपने होस्ट और दोस्त को इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।